अशोक जी एक दिन घर में सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े। उनके सिर में गहरी चोट आ गई और उनका काफी खून बह गया। उस समय उनका बेटा अभय दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था और उनकी पत्नी भी उन्हीं के साथ रहती थी। अभय की नौकरी ट्रांसफर होने वाली थी, इसीलिए हर 4 साल में उसे शहर बदलना पड़ता था और उसका किसी भी एक जगह अस्थायी रूप से रहना संभव नहीं था। इधर अभय की बहन स्वाति उसी शहर में रहती थी जहां उसके माता पिता रहते थे। अशोक जी की तबीयत बिगड़ने पर कमला देवी घबराई और तुरंत अभय को फोन किया। अभय ने चिंता भरी आवाज में कहा, ठीक है माँ, मैं तुरंत घर आ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। फोन काटते ही अभय ने अपनी बहन स्वाति को कॉल किया। दीदी, पापा सीढ़ियों से गिर गए हैं, उनको बहुत चोट लगी है, आप जरा जाकर देखो, मैं अभी रास्ते में हूँ, जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वाति ने फोन पर जवाब दिया, ठीक है, मैं माँ के पास जाकर देखती हूँ। लेकिन फोन काटते ही उसने वहां जाने की वजह अपनी माँ कमला देवी को कॉल किया और बोली, मम्मी, मैं वहां आकर क्या करूंगी, वैसे भी यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है, पापा को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा और भैया आ रहे हैं तो वही पापा को ले जाएंगे, ऊपर से बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं इस समय नहीं आ सकती। कमला देवी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है बेटा, पढ़ाई जरूरी है, अभय आ रहा है, वो सब कुछ देख लेगा। लेकिन फोन काटने से पहले स्वाति ने वही किया जो हमेशा से करती आई थी, अपनी माँ के दिल में जहर घोलना। उसने ठंडी आवाज में कहा, माँ, भैया तो आ रहे हैं, लेकिन भाभी क्यों नहीं आ रही हैं? भाभी की भी तो जिम्मेदारी है ना, आजकल की बहुएं बस अपने ही सुख दुख में लगी रहती हैं, घर परिवार सास ससुर की सेवा करने का तो जैसे कोई मन ही नहीं होता, बस दूर से ही भागती रहती है। और हाँ, अगर कभी प्रॉपर्टी या कुछ लेना हो तो सबसे पहले दौड़कर आती है। स्वाति की बात ने कमला देवी के दिमाग में एक जहर का असर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने माँ के मन में यह बात बैठा दी, नेहा और अभय केवल अपनी जरूरत के वक्त ही घर आते हैं, वरना उन्हें इस घर या परिवार से कोई लगाव नहीं है। ज्यादा खून बहने की वजह से कमला देवी ने पड़ोस के चाचा जी से सहायता ली और अपने पति अशोक को तुरंत अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने अशोक जी की हालत देखते ही तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया, क्योंकि उनके दिमाग में चोट आ गई थी। उसी समय अभय भी वहां अस्पताल पहुंच गया। पिता को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए, जैसे भी हो अशोक जी का ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उसी दौरान अभय ने नेहा को फोन किया और कहा, बच्चे अगर स्कूल से आ गए हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ, पापा की हालत बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद कमला देवी ने अभय से पूछा, बेटा, बहू नहीं आई? अभय ने जवाब दिया, माँ, बच्चे स्कूल गए थे, जब मुझे पापा की खबर मिली तो मैंने नेहा से कहा कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम बच्चों को स्कूल से लेकर यहीं आ जाना। लेकिन स्वाति की बातों का इतना जहर भर गया था कि कमला देवी को अभय की यह बात भी झूठी लगने लगी। कुछ घंटों के बाद नेहा बच्चों के साथ अस्पताल पहुंच गए। उसी समय डॉक्टर ऑपरेशन कर चुके थे, लेकिन अफसोस, अशोक जी को बचाया नहीं जा सका। उनके अंतिम समय में अभय और नेहा ने हर संभव प्रयास किया, हर पल उनके साथ रहे, लेकिन बच्चों की परीक्षा का बहाना बनाकर स्वाति नहीं आई। इसके बाद अभय और नेहा ने मिलकर निर्णय लिया कि अब माँ को अपने साथ शहर ले जाएंगे ताकि वे अकेली ना रहें और उनकी देखभाल ठीक से हो सके। नेहा ने ये भी सुझाव दिया कि घर के जेवर और जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिए जाएं, जिससे कोई खतरा ना हो। लेकिन यह बात स्वाति को पता चल गई तो उसे बिल्कुल रास नहीं आई। वह चाहती थी कि जेवर और दस्तावेज उसके पास रहे। जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने कमला देवी को बार बार फोन करना शुरू किया और अपने अंदाज में उन्हें बरगलाना शुरू कर दिया। स्वाति की बातों में आकर कुछ ही महीनों में कमला देवी ने यह कहते हुए अपने घर लौटने की जिद कर ली, मुझे अपने घर में ज्यादा सुकून मिलता है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। नेहा और अभय ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब माँ का मन नहीं बदला तो उन्होंने मन मारकर उन्हें वापस उनके घर भेज दिया। माँ के घर जाने के बाद धीरे धीरे स्वाति की असली चालें सामने आने लगी। एक दिन वह कमला देवी से बोली, माँ, मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, एक काम करो, आपके घर के बगल में जो स्कूल है उसी को बच्चों के लिए घर का एक फ्लोर हॉस्टल के तौर पर दे दो और जो किराया मिले वो मुझे दे दिया करो। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, आपको तो पता है ना आपके दामाद की सैलरी कितनी है और आपको तो हर महीने पेंशन मिलती रहती है, उसी से आपका खर्चा आराम से चल जाएगा। वैसे भी आपकी और पापा की संपत्ति में मेरा भी तो हक है। कमला देवी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने घर का एक पूरा फ्लोर स्कूल के हॉस्टल के रूप में दे दिया और हर महीने मिलने वाला 20,000 किराया सीधे स्वाति को देने लगी। कुछ महीनों बाद अभय और नेहा अपने गाँव के घर आए। जैसे ही उन्होंने ऊपर के
फ्लोर पर कई बच्चों को आते जाते देखा, हैरानी से पूछा, माँ ये इतने सारे स्कूल के बच्चे ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कमला देवी ने बिना कोई भाव दिखाए ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं अकेली रहती हूँ, ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा था तो मैंने स्कूल वालों को हॉस्टल पर दे दिया और उनका किराया स्वाति को दे देती हूँ। उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है। अभय और नेहा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि माँ इतनी बड़ी बात उनसे छुपाकर कैसे रह सकती हैं। अभय ने प्यार से कहा, माँ मैं ये नहीं कहता कि आप स्वाति को कोई हक नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ उसी का हक है? आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कैसे ले लिया बिना हमसे कुछ कहे? कमला देवी अचानक तमतमा गई। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यह मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ दूँ, ये मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है यहाँ फैसला लेने का। अभय को जैसे किसी ने झटका दे दिया। नेहा भी स्तब्ध खड़ी रह गई। माँ के मुंह से ऐसे तीखे शब्दों की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अब यह साफ हो गया था कि स्वाति अपनी चाल में पूरी तरह सफल हो चुकी थी। उसने माँ का भरोसा जीत लिया था और अब कमला देवी के लिए अभय और नेहा पराये लगने लगे थे। स्वाति ने धीरे धीरे कमला देवी के मन में यह बात भर दी कि पापा की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि भैया समय पर नहीं पहुंचे थे और भैया भाभी के पैसे बचाने के चक्कर में उन्हें सस्ते अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। इसीलिए हमने पापा को खो दिया। इस बात का असर कमला देवी के सोचने के तरीके पर साफ दिखने लगा था। अब वह हर बात में अभय और नेहा को शक की निगाहों से देखने लगी थी। एक दिन स्वाति अचानक घर आई। जब अभय को पता चला कि वह आई है तो उसने प्यार से 1 किलो काजू कतली लेकर आया ताकि सब मिलकर मिठाई खाएं। उस समय स्वाति की बेटी सो रही थी। मिठाई देखकर नेहा का बेटा उसे मांगने लगा। नेहा ने प्यार से उसमें से एक पीस निकाल कर दे दिया। इतनी सी बात पर भी स्वाति ने तिल का ताड़ बना दिया। तमतमाते हुए बोली, मम्मी देखो ना, भाभी काजू कतली खुद ही खा रही हैं, अपने बेटे को भी दे रही हैं। मेरी बेटी को तो कुछ दिया ही नहीं, ये तो हर बार ऐसा ही करती है। कमला देवी आग बबूला हो गई। गुस्से से आंखें तरेरती हुए बोली, तू कौन होती है किसी के सामान का बंटवारा करने वाली? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मिठाई देने की? ये मेरा घर है और जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। अब नेहा का सब्र टूट चुका था। वह बरसों के अपमान सहती आ रही थी, लेकिन आज की बेवजह की बातें ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। वह कांपती आवाज में बोली, माँ मेरा बेटा रो रहा था, बस इसीलिए 1 पीस मिठाई दे दिया। और वैसे भी हमारे हिस्से में तो हमेशा ही सिर्फ जिम्मेदारियां ही आई है ना सम्मान ना विश्वास। अब मैं और अपमान नहीं सहूंगी, मैं जा रही हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। अभय चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी टूटन साफ झलक रही थी। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि माँ बदल चुकी है। अभय और नेहा ने बिना कोई शोर किए अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। कमला देवी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें कोई अफसोस नहीं था, न बेटे के जाने का, न बहू के दर्द का, और न ही उस टूटते हुए परिवार का। अभय और नेहा को घर छोड़ने के बाद अब स्वाति की हर दिन कोई न कोई नई मांग होती थी। कभी बच्चों की फीस, कभी मोबाइल, कभी ट्यूशन की फीस और कभी ब्रांडेड कपड़े भी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और धीरे धीरे कमला देवी की पेंशन और सारी जमा पूंजी मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए खर्च हो गए। देखा जाए तो स्वाति के ससुराल का पूरा खर्चा अब उसकी माँ ही उठा रही थी, लेकिन अब बारी थी लॉकर में रखे जेवर की। एक दिन स्वाति ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ मेरी सास हर समय ताना मारती रहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना छोटा सा हार दिया है। इस बार उनकी सालगिरह है, आप अपना हार दे दो ना, पहन लूंगी तो अच्छा लगेगा। कमला देवी ने अपनी बेटी के तानों की पीड़ा पर ज्यादा अफसोस था और बेटी की बात मानना जैसे उनका कर्तव्य बन चुका था। उन्होंने बिना कुछ सोचे लॉकर से अपना सोने का हार निकाला और खुशी खुशी स्वाति को दे दिया। कुछ महीनों बाद एक रात अचानक कमला देवी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। वे दर्द से तड़पने लगी। उन्होंने घबराकर फौरन स्वाति को फोन किया। स्वाति कुछ ही देर में पहुंच गई और कमला देवी के पास के गाँव के एक लोकल डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने जाँच करने के बाद कहा, अम्मा जी घबराने की बात नहीं है, आपको थोड़ी गैस की समस्या थी, ये दवा लीजिए, आराम मिल जाएगा। कमला देवी को दवा देकर घर भेज दिया गया, लेकिन दवा खाने के बावजूद उनका पेट दर्द कम नहीं हुआ। रात भर वह करवटें बदलती रही, दर्द से तड़पती रही। अगले दिन सुबह स्वाति तैयार होकर बोली, माँ मेरे ससुराल के बगल वाले घर में शादी है, मुझे जाना ही होगा। कमला देवी ने दर्द से कहराती आवाज में कहा, बेटी शादी तो तेरे ससुराल में नहीं है, फिर क्यों जा रही है? रुक जाना, मेरे दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। स्वाति ने बिना कुछ भावनाओं को तंज कसते हुए बोली, माँ आपकी जिम्मेदारी भैया भाभी की है, मैं तो जितना कर सकती थी
कर चुकी। ये सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में उन्होंने एक आखिरी बार कहा, बेटी मत जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। लेकिन स्वाति नहीं रुकी, वह चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम्मेदारी से कोई अपना मुंह मोड़ लेता है। उसी पल कमला देवी ने अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई देखी, जिसे बेटी को उन्होंने सब कुछ सौंप दिया, अपनी जमा पूंजी, जेवर, अपना विश्वास, उसी ने उन्हें दर्द और अकेलेपन की अंधेरी खाई में ढकेल दिया। वह बिस्तर पर पड़ी रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन अब दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह अब अटूट रिश्तों का और अपनों की बेरुखी का दर्द बन चुका था। क्या कमला देवी अब स्वाति का असली चेहरा पहचान चुकी हैं? क्या वह अपने बेटे और बहू को दोबारा अपने पास बुलाएंगी, या फिर पछतावे और अकेलेपन के दर्द में ही उनका अंत हो जाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।